वेलकम इन केमिकल दुनिया। आज के वीडियो में मैं आपको थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से एड्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करना बताऊंगा। यानी थर्मोडायनामिक्स एड्जॉर्प्शन को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है उसको मैं आपको यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोसेस का होना या ना होना डिपेंड करता है गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पर। अगर किसी भी प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो प्रोसेस जो होगा वो नेचर में पॉसिबल होगा, और अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है तो प्रोसेस आपका इम्पॉसिबल होता है, यानी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा या वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो यहां पर जो है अपन गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं। फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। थर्मोडायनामिक्स में अपन डेल्टा जी को कैलकुलेट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करते हैं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, मींस पॉसिबल होगा। पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब वो अपने आप पॉसिबल नहीं हो सकता। तो डेल्टा जी हो गया यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। फिर डेल्टा एच होता है यहां पर एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी चेंज होता है। और डेल्टा एस जो है वो है एंट्रोपी चेंज। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, और डेल्टा एस आपका एंट्रोपी चेंज। तो इस तरह से अब यहां पर अपने को देखने की बात ये आती है कि एंथैल्पी चेंज किस तरह का होगा, एंट्रोपी चेंज किस तरह का होगा। टेम्परेचर हमारे कंट्रोल का सब्जेक्ट है। देखिए, डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो यहां पर होनी चाहिए नेगेटिव, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब ये नेगेटिव क्यों होनी चाहिए? अपन ने एड्जॉर्प्शन में पढ़ा था कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस काम करते हैं। जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अट्रैक्शन फोर्स में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो एनर्जी के बाहर निकलने का मतलब हुआ आपका प्रोसेस जो हुआ वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक बात। दूसरी बात एंट्रोपी चेंज की। अब एंट्रोपी चेंज कैसा होना चाहिए? देखिए, ये हो गया आपका एड्जॉर्बेंट, ये एड्जॉर्बेंट है, और ये आपके पार्टिकल्स हैं जो अभी सरफेस से अटैच नहीं हुए, एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स। अभी आपके एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स फ्री पोजीशन में है, सरफेस से इनका कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे आपके एड्जॉर्बेट पार्टिकल्स जो है सरफेस के ऊपर कलेक्ट होने लग जाएंगे, इसके बाद इनकी फ्रीनेस में, इनकी रैंडमनेस में क्या होगी? कमी आएगी। यहां रैंडमनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन जब एक बार पार्टिकल सरफेस पर आकर के जुड़ेगा तो सरफेस पर जुड़ने का मतलब उसकी एक फिक्स पोजीशन हो गई, यानी उसकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? यहाँ पर नेगेटिव, यानी एंट्रोपी चेंज जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होने का मतलब डिक्रीज इन एंट्रोपी। After adsorption,
एंट्रोपी डिक्रीजेस। एडजॉर्प्शन के बाद जो है एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट होगा, एंट्रोपी जो होगी वो डिक्रीज होगी। अब अपन यहां पर जो है कुछ कंडीशंस को कंसीडर करते हैं। कंडीशंस क्या होंगी, जैसे एक कंडीशन अपन ने ली, इफ टेम्परेचर इज लो। अगर अपन टेम्परेचर को लो रखते हैं तो टेम्परेचर को लो रखने का मतलब हुआ यहां डेल्टा एस के साथ टेम्परेचर का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर टेम्परेचर लो रखा जाए तो उस कंडीशन में टी डेल्टा एस की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और डेल्टा एच की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होगी हाई। टेम्परेचर को अगर लो रखा जाता है तो लो टेम्परेचर पर टी की वैल्यू कम होगी, और जब टी की वैल्यू कम होगी तो टी डेल्टा एस का प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में कम हो गया, डेल्टा एच के कंपैरिजन में कम हो गया। तो इस केस में आपका डेल्टा जी, डेल्टा एच तो आपका नेगेटिव है, फिर डेल्टा एच की वैल्यू माइनस साइन टी डेल्टा एस। अब यहां पर जो आपका डेल्टा एस है ये भी नेगेटिव है, माइनस साइन। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहां पर माइनस है, ये प्लस का नंबर हो गया, ये माइनस का नंबर हो गया, और माइनस वाली वैल्यू हमारी कैसी है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, बड़ी है। दोबारा देखिए अपन, टेम्परेचर को हमने क्या रखा है, लो रखा है। जब टेम्परेचर लो होगा तो इसका मतलब है टेम्परेचर का और एंट्रोपी चेंज का प्रोडक्ट जो है वो कम आएगा। किसके कंपैरिजन में कम आएगा, डेल्टा एच के कंपैरिजन में कम आएगा। अब डेल्टा एच का साइन नेगेटिव, ये माइनस यहां हो गया, और टी डेल्टा एस का साइन नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, इस वजह से। अब ये माइनस, दोनों माइनस मिलके हो गए प्लस, ये प्लस का नंबर हो गया, ये माइनस का नंबर हो गया, और माइनस का नंबर हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग बड़ा, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की वैल्यू छोटी है, तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। तो डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब हुआ एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, दैट इज spontaneous process, spontaneous process। फिर इसके बाद अपन इसमें सेकंड केस को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस में अपन ने टेम्परेचर को लो रखा था, अब सेकंड केस में इफ टेम्परेचर इज हाई, अगर टेम्परेचर को क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है, तो टेम्परेचर को हाई रखने का सीधा मतलब ये निकला डेल्टा एच टी डेल्टा एस। टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा है तो टी डेल्टा एस का जो प्रोडक्ट होगा, टी का और डेल्टा एस का जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। अब आप यहां वैल्यू रखिए, डेल्टा जी, डेल्टा एच तो आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस साइन ये हो ही गया, टी डेल्टा एस इसका साइन तो नेगेटिव ही रहेगा। अब आप देखेंगे माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और टी डेल्टा एस की वैल्यू कैसी है, हायर है। किसके कंपैरिजन में, डेल्टा एच के कंपैरिजन में, यानी प्लस तो हो जाएगा बड़ा और माइनस रह जाएगा आपका छोटा। जब प्लस बड़ा होगा माइनस छोटा होगा तो सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलेगी क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हुआ आपका डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप नेचर में होगा।
और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का मतलब हुआ एडजॉर्प्शन डज नॉट टेक प्लेस। ये सेकंड केस हो गया। अब इसके बाद में थर्ड केस आता है। अब थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ऐसा है कि जिसमें अपन टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं और इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि डेल्टा H और ई डेल्टा S दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। अगर आपने टेम्परेचर को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि डेल्टा H और टी डेल्टा S दोनों आपके इक्वल हो जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका डेल्टा G होगा माइनस माइनस माइनस। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू दोनों सेम वैल्यू है, तो जब प्लस और माइनस दोनों सेम हो जाएगा तो सॉल्व करने पर आएगा 0। और सॉल्व करने पर 0 आने का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन। और यहां इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होगा कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों सेम, मींस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। तो इस तरह से अपन क्या देख रहे हैं यहां पर? इस तरह से हमको मालूम पड़ रहा है कि आपके एडजॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है। अगर टेम्परेचर लो रखा जाएगा तो एडजॉर्प्शन आसानी से होगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया जाएगा तो एडजॉर्प्शन जो है उसमें कमी आती जाएगी और एक कंडीशन के बाद एडजॉर्प्शन बंद हो जाएगा। और अगर अपन टेम्परेचर को इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं कि डेल्टा H और टी डेल्टा S दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम। यानी जिस रेट से आपका एडजॉर्बेट पार्टिकल सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब होंगे उसी रेट से वहां पर डिसॉर्प्शन होगा, यानी नेट कोई चेंज अपने को महसूस नहीं होगा। अब में अपन जो है इसका अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं कि गैसों के एडजॉर्प्शन, गैसों का सॉलिड की सरफेस पर जो एडजॉर्प्शन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स which affect adsorption of gases on the surface of solid। यह बेटा आज का अपना अगला टॉपिक है, फैक्टर्स विच अफेक्ट एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर जो है एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है आपका नेचर ऑफ गैस। पहला फैक्टर आएगा इसका नेचर ऑफ गैस। अब गैस का जो नेचर होता है, ये नेचर, तो गैस का जो नेचर होता है वो किस तरह से एडजॉर्प्शन के ऊपर इफेक्ट डालता है। देखिए अपन ने पढ़ा था कि आपका जो एडजॉर्प्शन के अंदर एडजॉर्बेट पार्टिकल और एडजॉर्बेंट पार्टिकल दोनों तरह के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होते हैं। एडजॉर्बेट में और एडजॉर्बेंट में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होते हैं और दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगता है आपका वंडर वाल अट्रैक्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वंडर वाल फोर्सेस अप्लाई होते हैं। और वंडर वाल फोर्सेस में प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई गैस आपकी पोलर गैस है तो पोलर पार्टिकल्स जो होते हैं उनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है और नॉन पोलर पार्टिकल्स जो होते हैं उनका अट्रैक्शन होता है कंपैरेटिवली कम। तो यहां गैसों के लिक्विफिकेशन का और गैस के एडजॉर्प्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। गैस का लिक्विफिकेशन और गैस का एडजॉर्प्शन। अब आप कहेंगे लिक्विफिकेशन कहां से आ गया बीच में? देखिए किसी भी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए
अपने को दो कंडीशंस को ध्यान रखना होता है, एक तो होता है टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर। टेम्परेचर को तो अपन डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ा करके वंडर वाल अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाया जा सकता है। और जब वंडर वाल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो उससे आपकी गैस जो होती है लिक्विफाई होती है। अब कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। अब एक नई टर्म आ गई आपके लिए, आपने इसको 11th में पढ़ा हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की एक ऐसी लिमिट होती है जिसके ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है, आप चाहे उस पर कितना भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर की एक लिमिट जिसके ऊपर किसी भी गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं होता है, चाहे हम उसके ऊपर कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे CO2 है, CO2 गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो होती है 31.1 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें 31.1 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हुआ कि CO2 गैस को 31.1 पर लिक्विड में चेंज कर सकते हो। 31.1 से नीचे उसको अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा करके 31.2 डिग्री कर दिया या 31.3 डिग्री कर दिया, 31.5 डिग्री कर दिया, तो आप किसी भी हालत में आप CO2 को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया हो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर की एक लिमिट होती है कि जिसके ऊपर हम किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन नहीं कर सकते। अब लिक्विफिकेशन में और एड्सॉर्प्शन में रिलेशन क्या है? जिन गैसों का लिक्विफिकेशन आसानी से होता है उन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। जिन गैसों का लिक्विफिकेशन आसानी से होता है उन गैसों का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी उन गैसों के मॉलिक्यूल्स में वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, लिक्विफिकेशन आसानी से, और इसका मतलब ये निकला कि वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे, और जब वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगे तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। जैसे आपका CO2 गैस है, SO2 गैस है, अमोनिया गैस है, आपके HCl गैस है, ये सारी वो गैसें अपन ने बताई हैं जिनका लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाता है। और लिक्विफिकेशन आसानी से होने का रीजन होता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्सेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर भी इनका ज्यादा होता है। लेकिन इसके अपोजिट अपन देखें, जैसे O2, N2, H2, ये जो गैसेस होती हैं इन गैसों को अपन बोलते हैं स्टेबल गैस। स्टेबल गैस क्यों बोलते हैं भाई? गैस तो ये भी स्टेबल है, लेकिन स्पेशली हम इनको स्टेबल क्यों बोल रहे हैं? स्टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन गैसों को आप आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते। लिक्विफाइड तो हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि होंगी नहीं, लेकिन आसानी से लिक्विफाई नहीं होंगी, यानी टेम्परेचर ज्यादा लो करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा हाई करना पड़ेगा, जब जाकर के इनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये निकला कि इन गैसों के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू लो होती है। और क्रिटिकल टेम्परेचर लो होने का मतलब हुआ कि यहां पर जो है पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? यहां पर कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम, तो जब अट्रैक्शन कम होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर के कम होने के कारण से गैस जो होती है आसानी से लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो अपन सीधे बोल सकते हैं यहां पर कि अगर क्रिटिकल टेम्परेचर लो है तो गैस का लिक्विफिकेशन आसानी से नहीं होगा, और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो गैस जो होगी उसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। और जहां लिक्विफिकेशन आसानी से नहीं होता है वहां उसका एड्सॉर्प्शन भी कम होता है, और जहां लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाता है वहां उसका एड्सॉर्प्शन भी आसानी से हो जाता है। अब बेटा सेकंड फैक्टर आता है इसका नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब देखिए बेटा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट से क्या इफेक्ट होगा। जैसे सेम गैस है,
और सेम गैस को अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर अगर एड्सॉर्ब कराते हैं, सेम गैस को डिफरेंट डिफरेंट एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर अगर एड्सॉर्ब करवाया जाए तो एक ही गैस डिफरेंट अमाउंट में एड्सॉर्ब होती है। सपोज कीजिए एक आपका निकेल है, एक आपका प्लेटिनम है, एक पैलेडियम है। इन तीनों के ऊपर अगर अपन किसी एक पर्टिकुलर गैस को एड्सॉर्ब करा रहे हैं तो इस पर अलग अमाउंट में होगी, इस पर अलग अमाउंट में होगी, इस पर अलग अमाउंट में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि गैस तो सेम है, यानी एड्सॉर्बेंट तो सेम रहा। तो एड्सॉर्बेंट का नेचर जो है वो भी डिसाइड करता है कि एड्सॉर्प्शन किस अमाउंट में होगा, एड्सॉर्प्शन जो है किस लेवल पर होगा। फिर इसके अलावा जो है दूसरा इसमें फैक्टर आता है आपका एड्सॉर्प्शन, आपका जो एड्सॉर्बेंट होते हैं उस एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया। अगर आपके एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल बहुत पाउडर्ड फॉर्म में है या आपका एड्सॉर्बेंट जो है पोरस फॉर्म में है, या तो एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी आपका एड्सॉर्बेंट पाउडर्ड फॉर्म में है, या फिर आपका जो एड्सॉर्बेंट है वो पोरस फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में उसकी एड्सॉर्बिंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। उसका रीजन होता है कि जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल होता है उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होता है, और सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, अगर सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में एड्सॉर्बिंग पावर जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसको अपन जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया से। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी 1 ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। 1 ग्राम एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्ब कराने के लिए 1 ग्राम एड्सॉर्बेट मतलब गैस, 1 ग्राम एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्ब कराने के लिए एड्सॉर्बेंट का कितना सरफेस एरिया अवेलेबल है उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। यानी जहां सरफेस एरिया कम है वहां एड्सॉर्बिंग पावर रहेगी कम, जहां सरफेस एरिया कम रहेगा वहां एड्सॉर्बिंग पावर कम रहेगी, और जहां सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा वहां एड्सॉर्बिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। यानी बड़ा पार्टिकल है, अगर पार्टिकल आपका एक बड़ा पार्टिकल है और एक हमने इसी पार्टिकल को छोटे छोटे पीसों में तोड़ दिया, तो इसकी एड्सॉर्बिंग पावर होगी कम और इसकी एड्सॉर्बिंग पावर होगी ज्यादा। कारण यहां सरफेस एरिया कम आएगा और यहां सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो एक ही तरह के आपके एड्सॉर्बेंट पार्टिकल के लिए, एक ही तरह की गैस के लिए अगर डिफरेंट डिफरेंट एड्सॉर्बेंट काम में लिए जाए तो अलग अलग तरह के एड्सॉर्बेंट के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन होता है वो डिफरेंट अमाउंट में होता है। यानी जैसे अपन एग्जांपल लें, अगर अपन मॉइस्चर को अपन एड्सॉर्ब करवा रहे हैं तो मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करवाने के लिए एक तो अपन ने लिया ये मेटल और एक अपन ने लिया यहां पर सिलिका जेल। तो सिलिका जेल में मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करने की पावर बाकी सबके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। एड्सॉर्ब करेंगे ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है सिलिका जेल जो होता है वो मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करने के लिए एक सूटेबल मटेरियल होता है। फिर दूसरा अपन एग्जांपल लें, जैसे आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह की गैसें हैं। अगर हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमारे ये मेटल जो होंगे वो कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे होते हैं। आपकी ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं वो आपके सिलिका जेल के कंपैरिजन में स्टेबल गैसों को आसानी से एड्सॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि एड्सॉर्बेंट का जो नेचर होता है वो भी आपके एड्सॉर्प्शन के अमाउंट को डिसाइड करने में हेल्प करता है।